नमस्कार, मैं मनोज जागलान एक बार फिर से आपके साथ लाइव जुड़ चुका हूं। और हमारी जो क्लास चलने वाली थी आज की, वो हमारी इससे पहले की क्लास में वनों के कुछ पार्ट्स बच गए थे। आपको याद होगा, जिसमें हमने उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उसके बाद उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उसके बाद कांटेदार वन, मरुस्थलीय वन, पर्वतीय वन, यहां तक हमने सब कंप्लीट कर दिया था। और आज जो हम बात करेंगे वो ज्वारीय वन की बात करेंगे। तो जल्दी से आप लाइव जुड़ जाइए और एक बार आप मुझे ये बताइए कि क्लास सही चल रही है या नहीं चल रही है। एक बच्चा कह रहा है सर क्लास नहीं चल रही। चलेगी भाई, अभी चलेगी क्लास। चलने से पहले की बता रहा होगा। अब आप पहले की बता रहे होगे। चलो, अभी बताओ ऑडियो वीडियो एकदम सही है या नहीं है। हाँ, फिर मैं शुरू कर देता हूं। चलो जल्दी कमेंट कर दीजिए भी, सभी बच्चे तो भी लाइव हैं। मेरी तरफ से ओके रिपोर्ट है सभी प्रकार की। हाँ रितिका, मैं बहुत अच्छा हूँ। सभी प्यारे बच्चों को नमस्ते, राम राम। मैं एकदम ओके हूँ और ऐसी उम्मीद है कि आप भी सब सही हैं। बिल्कुल क्लियर क्लास है। एक बच्चा कह रहा है क्लास नहीं चल रही। बेटा आपके पास ही नहीं चल रही, रिफ्रेश कर लो। ओके, डेल्टाई फॉरेस्ट की आज हम बात करेंगे। हमारे 6 नंबर 1 चलेंगे, जवारीय वन। जिस बच्चे ने पीछे की क्लास नहीं देखी है तो वो पहले की क्लासें देख ले। ओके भी, जवारीय वन नाम से ही पता चल गया, डेल्टाई फॉरेस्ट। ओके, अभी देखिए आप बात, किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है आपके, अब वो आप समस्या है तो लिखें, नहीं तो आप क्लास के बाद जब लास्ट की 5 मिनट रहेंगी तब आप डिस्कस करेंगे और कोई भी बात रहती है वो। ओके, अब हम बात करते हैं डेल्टाई फॉरेस्ट। अब डेल्टाई फॉरेस्ट का मतलब, डेल्टा क्या होता है? जैसे आपके ये समुंदर है और समुद्र में वह भाग जो नदी के अवसाद के कारण आगे निकला होता है, और इस पे क्या होता है, ज्वार भाटा के समय समुद्र का पानी आ जाता है। मतलब यह पानी कैसा होता है, खारा पानी होता है। और जब यहाँ खारा पानी होता है तो इसका मतलब डेल्टा पे कौन से वन मिलेंगे? जो खारे पानी में उगते हैं वही मिलेंगे। अब आप देख लो खारे पानी में कौन कौन उगते हैं। संदीप नमस्ते भाई। ओके, चलें इस बात को जवारीय वन में। हाँ, ये वन, ये वन खारे पानी में उगने वाले होते हैं। उगने वाले होते हैं क्योंकि भी इसके किनारे तो समुंदर है और समुंदर का पानी इसमें आता रहेगा। और इन्हें मैंग्रोव वन भी कहते हैं, मैंग्रोव वन। और मैंग्रोव वन भी कहते हैं। मैंने आपको बताया था सबसे ज्यादा मैंग्रोव वन पश्चिम बंगाल में। इनकी हमने जो गणना थी, डाटा थी, रिपोर्ट थी, वो रिपोर्ट में हमने लिखा है, बिल्कुल लिखा है, आपको ध्यान होगा। हाँ, इसके बाद अगली बात पे आ जाइए आप। इन्हें मैंग्रोव वन भी कहते हैं। और भारत के पश्चिम बंगाल में इन्हें सुंदरवन भी कहते हैं क्योंकि वहां सुंदरी नामक वृक्ष पाया जाता है। सुंदरी नामक वृक्ष पाया जाता है मेनली भारत में अंडमान निकोबार और पश्चिम बंगाल में विशेष रूप से ये वृक्ष मिलते हैं। पूनम, आपने अभी आज ही क्लास शुरू की है, तो यदि आपका कोर्स पहले का खरीदा हुआ है तो पीछे के वीडियो मिलेंगे, तो पहले वीडियो से शुरू करें, भारत के सामान्य परिचय से। और यदि आपने नए बैच में ज्वाइन किया है तो हमारा ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद हम नए सिरे से शुरू करेंगे। फिर आपको पूरी पढ़ाएंगे, रिपीट करके फिर पढ़ाएंगे, आपको चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं है। ओके भाई, चलते हैं हम इस बात पे। तो अगली बात हमारी क्या है, भारत में ये वन कहाँ मिलेंगे? भारत में ये वन पश्चिमी बंगाल, अंडमान निकोबार तथा गुजरात, गुजरात में मिलते हैं। ज्यादातर ये तीन ही जगह मिलते हैं। हाँ, पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार व गुजरात में। अब इसके अलावा क्या होगा, इसके अलावा
जैसे आप आ जाओ गंगा डेल्टा, गंगा डेल्टा, महानदी डेल्टा, महानदी, गोदावरी कृष्णा डेल्टा, गोदावरी कृष्णा डेल्टा, व कावेरी डेल्टा, कावेरी डेल्टा पर मिलते हैं, कावेरी डेल्टा पर मिलते हैं। एकदम सही बात है। जो भी इधर डेल्टा होगा, डेल्टा नदी द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी के जमाव से बनता है। नदी अपने साथ जो मिट्टी लाई जिसका समुद्र में जमाव किया वो बहुत कम ऊंचा होता है, तो वहां जवार के समय खारा पानी आ जाता है, और उस खारे पानी में उगने वाले पेड़ों का नाम होता है जवारीय वन या मैंग्रोव वन। और इनको भारत में सुंदरी वन भी कह देते हैं, क्योंकि आपको पता होगा पश्चिम बंगाल में हमारे एक वृक्ष होता है सुंदरी, और इसलिए उनको सुंदरवन कहते हैं। उस सुंदरी वृक्ष के नाम पे हमारे वहां सुंदरवन कहते हैं। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा इसमें, तो इसमें एक दो बार यही पूछा गया है कि मुख्य वृक्ष कौन से होते हैं जो खारे पानी में उगते हैं। तो एक तो इसमें वृक्ष होता है मैंग्रोवा, इसी वृक्ष के नाम पे इन वनों का नाम होता है मैंग्रोव वन। और आपको पता है एक वृक्ष का नाम होता है सुंदरी, इसी के नाम पे उनको सुंदर वन कहते हैं। एक आपके होता है ताड़, ताड़ कौन सा वृक्ष होता है, ताड़। एक नारियल, नारियल अभी एग्जाम में ज्यादातर यही आते हैं, लेकिन दो वृक्ष और होते हैं गोरने, गोरने और नीपा, गोरने और नीपा, नीपा और गोरने, ये आपके मुख्य वृक्ष होते हैं। लेकिन आपको ये चार नाम तो एग्जैक्ट याद करने पड़ेंगे, मैंग्रोवा, सुंदरी, ताड़ और नारियल, ये आपके होते हैं। और भारत में इनको सुंदरवन ज्यादा कहते हैं, भारत में इनका जो नाम होता है वो सुंदरवन ज्यादा होता है, सुंदरवन। हाँ, भारत में इन्हें, भारत में इन्हें सुंदरवन कहते हैं, सुंदरवन कहते हैं। भारत में इनका नाम सुंदरवन होता है। कुछ भी नहीं बेटा, तीन बात बताइए। खारे पानी में जो उगते हैं वो ज्वारीय वन होते हैं, इनमें मैंग्रोव और सुंदरी दो वृक्षों की अधिकता मिलती है, इसलिए मैंग्रोव वन या सुंदरी वन कहते हैं। भारत में ज्यादा का होता है तो भाई गंगा का डेल्टा बड़ा डेल्टा है, वहां ज्यादा मिलते हैं, अंडमान निकोबार में मिलते हैं, गुजरात में मिलते हैं। और कौन कौन से वृक्ष, मैंग्रोवा, सुंदरी, ताड़ और नारियल, ये आपके वृक्ष होते हैं। और इसके बाद हमारे 7 नंबर पे आएगा वेलांचली, वेलांचली वन, वेलांचली वन या अनूप वन, वेलांचली वन या अनूप वन इनका नाम होता है, वेलांचली या अनूप वन। तो आप इस बात को ऐसे समझेंगे कि जहां मीठा पानी होता है बारिश का, नदी का, जहां पानी भर जाता है, पानी भर जाता है, उस पानी वाले एरिया का नाम होता है ये। और वहां पानी भरे पानी के अंदर जो वृक्ष उगते हैं उन वृक्षों का नाम होता है वेलांचली वन, या आपके आप ये भी कह सकते हो कि इनको अनूप वन कहते हैं, अनूप वन कहते हैं। और मतलब पानी में भरे हुए पानी में यदि कोई वृक्ष उगेगा, समुद्र का पानी नहीं होना चाहिए, समुद्र का पानी होगा तो ज्वारीय वन हो जाएगा, ये वाली बात है। तो ये वन, ये वन भारत में आर्द्र भूमि में पाए जाते हैं, आर्द्र भूमि में पाए जाते हैं। आर्द्र भूमि का मतलब होता है जहां वर्षा ज्यादा होती है और पानी भरा रहता है, खेत में पानी भर जाता है, धरातल में पानी भर जाता है। हाँ, भारत में, भारत में 39 लाख हेक्टेयर, भारत में 39 लाख हेक्टेयर आर्द्र भूमि है, भारत में 39 लाख हेक्टेयर आर्द्र भूमि है। समझ में आई क्या बात? लेकिन एक समस्या है, इसके 70% भाग पर चावल की कृषि की जाती है,
कहने का मतलब ये है कि हमारे देश में जहां पानी भर जाता है वहां हम चावल बो देते हैं। हाँ बिल्कुल संदीप, सही बात है। तो हम क्या करते हैं, जब पानी भर जाता है वहां चावल बो देते हैं, तो इसलिए हमारे को ज्यादा ये पेड़ मिलते नहीं है। ओके। वर्तमान में वर्तमान में ऐसी भूमि को रामसर साइट रामसर साइट में शामिल किया गया है। एक दिन आपको पढ़ाएंगे ये, रामसर साइट के बारे में भी बताएंगे। यदि जैसे हम बात करें तो चिल्का रामसर साइट है, चिल्का। और जैसे केवलादेव राजस्थान में, वहां पानी भरा रहता है, तो वो भी रामसर साइट है। तो आपको यहां केवल इतनी ही बात याद रखनी है कि जो भरे पानी में उगने वाले वन, जो वन पानी में उग जाएंगे भरे हुए पानी में, उनको कहेंगे हम। हाँ, इनको पहले, ये बात एकदम एग्जैक्ट है भाई, ये हमारे तराई एरिया में उगते थे पहले, तराई एरिया में, तराई जहाँ दलदल रहता है, पानी भरता है। लेकिन जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, पाकिस्तान से जो हिंदू भारत में आए, उन लोगों को बसाने के लिए इन वनों को काट दिया गया। अभी हमारे पास ऐसे वन है नहीं, बहुत कम है। नहीं भैया, ऐसा गोलू कोई टॉपिक नहीं आता है। आप कौन से सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, एक बार आप लिखें। किसका एग्जाम दोगे, ऐसा टॉपिक कहीं आता ही नहीं है। हाँ, इतनी बातें क्लियर हो गई हमारी। अब मैं आपको चलता हूं लेके अगली बात पे, और मैं आपको दो तीन बातें सीधी सीधी बताऊंगा। जैसे वनों से ऑक्सीजन मिलती है, ये प्रत्यक्ष लाभ है या अप्रत्यक्ष है, ये डायरेक्ट प्रॉफिट है या इनडायरेक्ट है, ये एडवांटेज में कह लो आप। तो आपको क्या होता है, जैसे मैंने एक दो बार देखा है कि ऐसी बातों में भी बच्चों को उलझा देते हैं कि वनों के प्रत्यक्ष लाभ कौन से। प्रत्यक्ष का मतलब होता है जो हमें सीधा मिलता है, जैसे वनों से फर्नीचर के लिए लकड़ी मिलना, लकड़ी मिलना एक ये वाली बात होती है। दूसरी बात, जैसे मान लो पशुओं के लिए चारा, पशुओं के लिए चारा। अच्छा, तीसरी, ये तो सब पता ही होता है, ऑक्सीजन मिलना। ये आपका ऑक्सीजन मिलना डायरेक्ट लाभ है, ऑक्सीजन, क्योंकि पेड़ पौधा जैसे भोजन बनाएगा तो हमें ऑक्सीजन दे देगा, सीधी सी बात है। इसके अलावा जैसे आप बात करो कागज की, दिया सलाई की, भाई और भी आप बहुत सारी चीजें बनती है, जैसे रबर है, रबर पेड़ से सीधा मिलता है, तो ये सब डायरेक्ट लाभ है। अच्छा, लोगों को रोजगार मिलता है, कोयला मिलता है। कोयला कौन सा, कास्ट कोयला, कास्ट कोयला मिलना। कास्ट कोयला का मतलब होता है लकड़ी काट के उसका कोयला बना लेना। जो धरातल के नीचे मिलता है वो तो नेचुरल कोयला होता है। हाँ, और वनों पे जैसे आपके कीट भी पाले जाते हैं, जैसे रेशम का कीट पालना, ये सब ये डायरेक्ट लाभ है। अच्छा, ये सब पता है सबको, ये तो सब पता है, डायरेक्ट वाला था। मैं इनडायरेक्ट वाली बातें बता देता हूं। अप्रत्यक्ष लाभ, अप्रत्यक्ष लाभ कौन से, तो पहला अप्रत्यक्ष लाभ सुनो आप, वर्षा करने में सहायक। यदि पेड़ पौधे आपके कम हो जाएंगे तो बारिश कम होगी, ये आपका अप्रत्यक्ष लाभ होता है। बहुत बच्चों को लगता है नहीं सर ये तो सीधा है। अच्छा, एक बाढ़ से बचाओ। अब आपको लगेगा सर बाढ़ से तो पानी पेड़ पौधे सीधा ही बचाएंगे, ये तो प्रत्यक्ष लाभ है। नहीं भाई, अप्रत्यक्ष लाभ है। पेड़ पौधे कोई नदी का पानी कम थोड़ी करेंगे, उसको रोकेंगे बस। हाँ, एक आंधी व तूफान
तूफान की प्रचंडता कम करते हैं, प्रचंडता कम करते हैं। ये आपको लगेंगे कि ये डायरेक्ट लाभ है, लेकिन ये इनडायरेक्ट है। अब ऐसे थोड़ी कि आंधी को वो मतलब लो प्रेशर को हाई प्रेशर में बदलेगा, वो होता डायरेक्ट तो। और मृदा अपरदन को रोकते, मृदा अपरदन को रोकते, सोइल इरोजन को रोकते, ठीक बात है। और आपका मरुस्थलीकरण को रोकते हैं, मुझे मरुस्थलीकरण को रोकते हैं, मरुस्थल को आगे बढ़ने से रोकते हैं पेड़ पौधे, बिल्कुल सही बात है ये भी। हाँ, और आपकी जलवायु को, जलवायु को नम व सम बनाते, जलवायु को नम व सम बनाते। नम मतलब नमी वाली, सम मतलब समान, न ज्यादा गर्मी पड़ने देंगे न ज्यादा सर्दी पड़ने देंगे। हाँ, एक आप याद रखना, ध्वनि प्रदूषण को कम करते हैं, ध्वनि प्रदूषण को कम करते हैं। आप वन में जाके आवाज लगाओगे तो आपकी आवाज ज्यादा दूर नहीं जाएगी, समाप्त हो जाएगी, उसको ये अब्जॉर्ब कर लेते हैं। ध्वनि प्रदूषण को कम करते हैं, पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखते हैं। और भी बहुत सारी बातें बता दूंगा। पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखते हैं। और अब आप इन सब से आइडिया लगा लोगे, आपको ज्यादा जरूरत है नहीं। और एक आपको याद रखना है, वनों को क्या कहते हैं, हरा सोना। वन जो होते हैं वो क्या होते हैं, हरा सोना होते हैं। वन आपके हरा सोना होते हैं। इतनी बातें क्लियर हो गई? एक बार लिखो कमेंट, इतनी बात समझ में आएगा। और ये भी लिखना कि क्या ये बातें आपको पहले से पता थी कि ये प्रत्यक्ष लाभ है, और यदि नहीं पता थी तो थोड़ी गौर कर लेना बेटा, बस इतनी बात है। हाँ, ठीक है भाई, अगली बात पे चलता हूं मैं। और अब हम बात करेंगे प्रमुख वृक्षों की। ज्यादा बातें नहीं बताऊंगा, एक आध बताऊंगा। ज्यादा बताने के लिए फिर कभी मिलेंगे तब बता देंगे, अभी एग्जाम में इतनी आती है। जैसे एक नाम होता है श्वेत सनोवर, सनोवर, श्वेत सनोवर। अब इसको कहते हैं सिल्वर फिर, फर, सिल्वर और FIR, ये इसका नाम होता है सिल्वर फर, सिल्वर फिर या सिल्वर फर। एक बात तो ये याद रखनी है, हिमालय में पाया जाने वाला नुकीली पत्ती का, नुकीली पत्ती का सदाबहार वन, नुकीली पत्ती का सदाबहार वन है। मतलब हमारे ज्यादातर पेड़ चौड़ी पत्ती के हैं, ये हिमालय में पाया जाने वाला नुकीली पत्ती वाला है, और पश्चिमी हिमालय में मिलता है। ये इंपॉर्टेंट है तभी लिखवा रहा हूं, पश्चिमी हिमालय में 200 से 300 मीटर की ऊंचाई पर, 200 से 300 मीटर की ऊंचाई पे, काम की बात है वो सुनिए आप। इसकी लकड़ी सफेद होती है, नरम होती है, टिकाऊ होती है। लकड़ी सफेद, नरम और टिकाऊ। और जब आपके नरम और टिकाऊ हो जाए ना, तो आप बिना सोचे समझे ये समझ सकते हो कि फर्नीचर तो बनेगा ही बनेगा। लेकिन इसके अलावा क्या बनेगा, इसके अलावा बनेगी सबसे पहले लुगदी, कागज, कागज बनेगा, लुगदी, पल्ब, पल्ब से पेपर इंडस्ट्री, पेपर बन जाएगी। इसके अलावा आपकी दिया सलाई, दिया सलाई के आगे आपने देखा होगा वो वाला दिया सलाई। और
पैकिंग के तख्ते भी बनते हैं, पैकिंग, और एक फरस के तख्ते। फरस के तख्ते आपने देखा होगा पहाड़ी भागों में जो मकान बनते उनके नीचे वाले एरिया में क्या लगाए जाते हैं, तख्ते लगाए जाते हैं, तख्ते। वो आपके तख्ते जो होते हैं वो इसी के बनते हैं। ये कोई ज्यादा बात याद नहीं रखनी, एक विशेष पेड़ था ये, तब मैंने आपको बता दिया। बाकी मैं आपको सामान्य सामान्य बातें बताऊंगा, ज्यादा नहीं बताएंगे। हाँ, जैसे देखो आपको एक, अगले पे चलता हूं। एक पेड़ आ गया देवदार। देवदार, इससे ऐसा सवाल पूछा गया है कि कौन से पेड़ से सुगंधित तेल निकाला जाता है। अब इससे निकाला जाता है देवदार से। इससे क्या निकाला जाता है, सुगंधित तेल निकाला जाता है, निकाला जाता है। ये मिलता कहाँ है ये आप छोड़ दो, ये आपके हिमालय में मिलेगा, ये कोई ज्यादा जरूरी नहीं है। ये हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में मिलता है, 2500 मीटर की ऊंचाई पे। और ये सदाबहार नुकीली पत्ती का वृक्ष होता है। 2500 मीटर की ऊंचाई पर, ऊंचाई पर पाया जाने वाला नुकीली पत्ती का, नुकीली पत्ती का सदाबहार वन। मुझे लग रहा है ज्यादा हो रही हैं बातें, हाँ, इनको कम करते हैं। सदाबहार वन, नुकीली पत्ती का सदाबहार वन होता है ये। बेटा मैंने जो आपको वनों के प्रत्यक्ष लाभ कराए ना, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, ये मैंने बहुत एग्जामों में देखे हैं, बच्चे लगभग लगभग गलत करके आते हैं, तब मैंने वो आपको करवाए हैं, और कोई मेरा उद्देश्य नहीं था। जैसे आपको चीड़ का करा रहे हैं, चीड़, चीड़ एक पेड़ होता है, कल हमने लिखवाया था, और इससे आपका तारपीन का तेल निकलता है। तो सीधा सवाल पूछा जाएगा, तारपीन का तेल किस वृक्ष से निकाला जाता है, चीड़। ये भी नुकीली पत्ती का सदाबहार वन होता है। 2500 से 3000 मीटर में पश्चिमी हिमालय में पाया जाता है। लकड़ी हल्की होती है इसलिए नाव बनाने के काम होता है। लकड़ी हल्की होती है, हल्की होती है, अतः नाव बनाने में, नाव बनाने में उपयोगी, नाव बनाने में उपयोगी होती है। इससे नाव बनाई जाती है क्योंकि हल्की होगी तो डूबेगी नहीं ना, ये वाली बात है। ये भी वही नुकीली पत्ती का सदाबहार वन है, इससे तारपीन का तेल मिल बनता है। ये बात आप जरूर याद रख लेना। उसके बाद मैं अगले वृक्ष की ओर चलता हूं, और ये आपका है नीला पाइन। नीला पाइन, अच्छा, नीला पाइन की आपको याद रखनी है तो एक तो कश्मीर से लेके सिक्किम तक संपूर्ण हिमालय में पाया जाता है। कश्मीर से सिक्किम तक संपूर्ण हिमालय में, संपूर्ण हिमालय में पाया जाता है। लेकिन ये तो ठीक बात है, बनता क्या है इससे, ये काम की बात है। तो इससे फर्नीचर, फर्नीचर, भवन और रेल के स्लीपर। अभी ये कोई स्लीपर नहीं बनते रेल के, ये पहले बनते थे, अब कौन बनाता, अब तो कंक्रीट से बनाते हैं सब, तो ये आपको पता है। लेकिन ये भाई किताब वाले पहले के छाप रहे हैं तो पेपर में भी आ जाता है। एक आपका जैसे एक पेड़ है स्प्रूश, केवल एक बात याद रखनी है, लुगदी बनाने में उपयोगी, लुगदी बनाने में उपयोगी, लुगदी बनाने में उपयोगी होता है स्प्रूस। लुगदी बनती है इससे, आप समझ गए, कागज बनाने के काम आएगा, लुगदी बनाने में उपयोगी। ये आपकी काम की बात है। इतनी बातें आपने लिख ली तो आप मुझे तुरंत बता दें, फिर मैं आगे चलता हूं। हाँ,
आप कमेंट करोगे तब तक तो बहुत लेट हो जाएगी। अगले पेड़ की ओर चलते हैं, वालनट। वालनट, कभी कभी आपने देखा होगा वो ऐसे डुम डुम करके बजाते हैं, वो वाद्य यंत्र बोलते हैं उसको, वाद्य यंत्र। एक तो ये उपयोग होता है वाद्य यंत्र, वाद्य यंत्र व नक्काशी में, नक्काशी में उपयोग। नक्काशी का मतलब होता है जैसे आपको कोई फोटो उकेरनी है, कोई डिजाइन बनाना है, तो इस प्रकार की चीजों में इसका उपयोग होता है। अच्छा, आप बताओगे क्रिकेट का बैट कौन से वृक्ष की लकड़ी से बनता है? वीलो। वीलो, वीलो को इंग्लिश में भी वीलो ही बोलेंगे बेटा, और क्या बोलेंगे? हाँ, वीलो को इंग्लिश में भी वीलो ही बोलेंगे। और इससे क्या बनता है? क्रिकेट के बल्ले, क्रिकेट के बल्ले बनते हैं। आपसे सीधा सवाल पूछा जाएगा, क्रिकेट के बल्ले किस वृक्ष की लकड़ी से बनते हैं? साहब विल्लो से बनते हैं। बता दोगे? पता होगा तो नहीं, क्या बताओगे बताओ? हाँ, इतनी बातें आपको समझ में तो आ रही हैं क्या? हाँ, फिर मैंने जैसे ये हिमालय के पेड़ कंप्लीट हो गए। अब हम जो बात करेंगे वो मानसूनी की बात करेंगे। मानसूनी वृक्ष, मानसूनी वृक्ष में हम सबसे पहले जो बात मैंने बार बार बताई थी लेकिन लिखा ही नहीं थी, पलाश को कहते हैं जंगल की आग। क्यों कहते हैं? इसके लाल फूल लगते हैं, लाल फूल लगते हैं और दूर से देखने पर ऐसे लगता है जैसे जंगल में आग लगी हुई है, इसलिए इसको जंगल की आग कहते हैं। एक बात, ओके। हाँ, दूसरा आपको याद रखना है कि चंदन कहाँ पाया जाता है? चंदन तो वैसे तो आपको पता है दक्षिण भारत में पाया जाएगा, और यदि पर्टिकुलर आप बात करो तो नीलगिरी की पहाड़ी में, हमने लिखा भी है कि नीलगिरी की पहाड़ी में चंदन के वृक्ष मिलते हैं, ये बात हमने लिखी है। हाँ, ओके, ये सही बात है कि नहीं, ये बताओ। अच्छा, अब आपको याद रखना है कि साल और सागौन, साल और सागौन कहाँ मिलेंगे? एक एक की बात कर लेते हैं, ज्यादा की नहीं करेंगे, ज्यादा में गड़बड़ हो जाएगी। सागवान, सागवान मैंने आपको बताया था विंध्याचल सतपुड़ा में, विंध्याचल व सतपुड़ा में। और याद होगा आपको, भारत की सबसे बड़ी सागवान मंडी, भारत की सबसे बड़ी सागवान मंडी, भारत की सबसे बड़ी सागवान मंडी जबलपुर, भारत की सबसे बड़ी सागवान मंडी जबलपुर है। ये बातें हमने लिखाई है बेटा, मैंने कब मना किया? स्टेट नहीं लिखा ना हमने, ये लिख दिया नीलगिरी की पहाड़ी आपकी कहाँ है? कर्नाटक व तमिलनाडु में। आप अकेला कर्नाटक नहीं कह सकते ना, दोनों में मिलेगी, कर्नाटक और तमिलनाडु में। मुकेश, मैंने कभी दिया नहीं, मेरे संपर्क में भी कम बच्चे हैं, लेकिन आप कह रहे हो तो मैं मान लेता हूं। मुकेश कह रहा है सर सीटी में ये सवाल आया था, क्या क्रिकेट का बल्ला कौन से वृक्ष की लकड़ी से बनता है? देखो, मैं मेरी तरफ से भरसक प्रयास कर रहा हूं कि आपके साथ अच्छे से अच्छा हो, अच्छे से अच्छी आपको चीजें पढ़ाई जाए, और आप कोई भी एग्जाम देते हो सब आपके क्लियर हो। ये वाली बात गोलू आपको पता, मुझे नहीं पता बेटा, इससे मुझे वैसे पता भी नहीं रहता कोई बात का। हाँ, इससे हम अगली बात पे चलेंगे, सागवान के बाद तो हमारा आ जाएगा साल। साल, हाँ, एक बात याद रखना, सागवान की लकड़ी जो होती है वो मजबूत होती है, मजबूत। और ये आपको पहले से ही पता है कि पतझड़ वन है, पतझड़ पत्ते गिराएगा, ये हमने पहले लिख दिया था। हाँ, पहले लिख दिया था। इसके बाद हम चलेंगे साल पे। साल, हमारे पुराने जो मकान होते थे उनमें साल की लकड़ी लगी होती थी। आपको पता है एक तो ये पतझड़ वन होते हैं, पतझड़, पतझड़ वन, पतझड़ वन होते हैं, लकड़ी इसकी मजबूत होती है, टूटती कम है।
और पहले इसका प्रयोग रेल के डब्बे बनाने में, रेल के डब्बे, रेल के डिब्बे बनाने में और फर्नीचर में ज्यादा हुआ है, फर्नीचर में। और पाए कहाँ जाएंगे तो आप देखोगे तो आपको ये जो वृक्ष है वो सबसे ज्यादा कहाँ मिलेंगे, ये उत्तराखंड में मिलेंगे। उत्तराखंड, उत्तराखंड, यूपी, एमपी, और आपका थोड़ा बहुत झारखंड बिहार वाला भाग है उसमें मिल जाते हैं, बिहार और झारखंड, इधर ये मिलते हैं। ये आपके सारे वृक्ष जो थे वो कंप्लीट हो गए। अभी अच्छा, मैं कई बार आपको कह चुका हूं बेटा, किसी भी प्रकार के आपके समस्या रहती है, दो क्लास पैरेलल चल रही हैं तो, और कुछ हो रहा है तो आप कॉल सेंटर जो हमारा रहता है वहां जाके आप कॉल कीजिए, वहां आपकी सॉल्यूशन हो जाएगी। अच्छा, अब मैं एक बात आपके साथ और शेयर करना चाहता हूं, तो इस वाले पोर्शन की आखिरी बात है, और वो है लाख, जिसको सेलाक कहते हैं, SHELLAC। हाँ, सेलाक, लाख जिसको हम कहते हैं लाख। नंबर एक तो लाख जो होता है वो केरिया लक्का, केरिया लक्का एक कीड़ा होता है, केरिया, केरिया लक्का, केरिया लक्का एक कीड़ा होता है, और उस कीड़े की राल होती है, राल, राल, कीड़े की राल होती है, राल। नंबर एक बात। नंबर दो बात यह है कि ये कीड़ा या पाला कहाँ जाता है, पलास के पेड़ पे, पीपल के पेड़ पे, बरगद के पेड़ पे, गुल्लर के पेड़ पे और खैर के पेड़ पे। कहाँ पाला जाता है ये, पलास, 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 पीपल, बरगद, गुल्लर, सबसे ज्यादा पलास, पीपल, गुलर, बरगद, खैर भी आप कह सकते हो, खैर, इन वृक्षों पे ये पाला जाता है। अब दूसरा काम का सवाल यह है कि लाभ उत्पादन में भारत का एकाधिकार है, भारत का एकाधिकार, एकाधिकार मतलब विश्व में लगभग लगभग अकेला ही पूरा करता है ये। हाँ, वर्ल्ड ज्योग्राफी तो बेटा अभी शुरू करेंगे तो वो तो पढ़ाएंगे ही संदीप। हाँ, अगली बात पे चलें, भारत में कौन, भारत में झारखंड प्रथम, ये सवाल कई बार आया है भाई, मैंने देखा है लगातार झारखंड का इसमें एकाधिकार है ना, इसलिए बात आती है झारखंड सबसे ज्यादा। इसका उपयोग किस में होता है, औषधि बनाने में, रेशम बनाने में, चूड़े बनाने में, पेंट बनाने में, पॉलिश बनाने में, और पहले आपके रेडियो और टीवी की ट्यूब जो होती थी उनमें इसका उपयोग होता है। आप एक बार इसको कंप्लीट करें जल्दी से, फिर हम अगली बात पे चलेंगे। बोल भी गोलू बोल, जल्दी बता दे, अभी मैं फ्री हूँ, बात बताऊंगा आपकी। हाँ, रजनी कह रही है ओके डन हो गया सर, डन हो गया तो फिर हम अगली बात पे चलेंगे। और अब हमारा जो आगे का टॉपिक चलेगा इसमें, वो चलेगा भारत में जैव विविधता, विविधता, बायोडाइवर्सिटी की बात करेंगे इंडिया में। हाँ, यार गोलू ये तो मेरे हिसाब से कोई विशेष है नहीं, बाकी फिर भी चेक करेंगे। हाँ, दीपक मलिक, बताओ कौन टॉपिक बचे हैं बेटा। हाँ, हम यहाँ चलते हैं अगली बात पे, भारत के
में जैव विविधता। और सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो हॉट स्पॉट की बात करेंगे। हॉट स्पॉट, अच्छा सबसे पहला सवाल होता है हॉट स्पॉट होता क्या है। विश्व में वे स्थान जहां जैव विविधता की दृष्टि से बहुत संपन्नता होती है, बहुत ज्यादा संपन्न प्रदेश होते हैं, और वहां जैव विविधता को खतरा उत्पन्न हो जाता है, तो उसको बचाने के लिए उस एरिया को हॉटस्पॉट डिक्लेयर किया जाता है। और इस जैव विविधता की इंपॉर्टेंस जो होती है वो वर्ल्ड लेवल पे होती है। कहां होती है? वर्ल्ड लेवल पे। वो कहां होती है? वर्ल्ड लेवल पे होती है। ओके बेटा कुलदीप, क्या लिखा है? भारत में जैव विविधता, और सबसे पहले क्या चालू हो गया? हॉटस्पॉट। इसके बाद क्या आएंगे? नेशनल पार्क। उसके बाद क्या आएंगे? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। उसके बाद आपके जंतु आले हैं और हैं, सब बातें बताएंगे। आपको लगता है कि हमको इस प्रकार की कोई बात करेंगे? नहीं भाई, ये कोई सवाल नहीं है, पशुधन नहीं कराएंगे। हाँ, ये आप देख लेना अपने आप, पशुधन का टॉपिक होता है, आप अपने हिसाब से पढ़ लेना बेटा, इतनी चीजें पढ़ा दी। हाँ, हॉटस्पॉट, हॉटस्पॉट पे हम चले तो हमसे सबसे पहले तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि विश्व में कुल हॉटस्पॉट कितने हैं। विश्व में कुल हॉट स्पॉट ये आपके 36, अभी आजकल 36 हो चुके हैं। विश्व में कुल हॉटस्पॉट कितने? 36, जो विश्व के केवल 2.3% भाग पे फैले, जो विश्व के 2.3% भाग पर फैले हैं, तथा 60% पूरे विश्व में जितना, मतलब 60% प्रजातियां, जितनी प्रजातियां रखते हैं, तो आप समझ गए होंगे, मतलब विश्व में जितनी प्रजातियां हैं, रेसीज हैं, उसकी 60% जो है ना, वो आपकी कहां है? वो आपकी इन 2.3% एरिया में है। मतलब इन हॉटस्पॉट में सोचिए आप, 36 हॉटस्पॉट में 60% प्रजाति है। ओके, ये वाली आपकी बात है, क्लियर है कि नहीं है बताओ। अब सवाल आता है कि हॉटस्पॉट शब्द सर्वप्रथम किसने दिया? ये आपका शब्द जो था वो सर्वप्रथम, शब्द जो था वो सर्वप्रथम 1988 में नॉर्मन बायर्स ने दिया था। 1988 में नॉर्मन मायर्स थे भाई, नॉर्मन मायर्स ने दिया। हाँ, बायर्स नहीं था, मायर्स, नॉर्मन मायर्स ने दिया। हाँ, नॉर्मन मायर्स ने दिया था सबसे पहले। उसके बाद इन 36 हॉटस्पॉट में से, हॉटस्पॉट में से 4 के क्षेत्र भारत में है। 4 के क्षेत्र कहां है? भारत में। इन 36 हॉटस्पॉट में से 4 के क्षेत्र भारत में। एक हॉटस्पॉट का नाम है इंडो बर्मा हॉट स्पॉट। तो आप समझ गए, ये आपका पूर्वांचल हिमालय जो है ना, पूर्वांचल हिमालय, वो इसमें आता है। मतलब हमारा पूर्वांचल हिमालय ना, पूर्वांचल हिमालय, वो इसमें आता है इंडो बर्मा हॉटस्पॉट में। बेटा अभी तो बताया है। प्रियंका भाद्रा राजस्थान से, ओके बेटा, राम राम। ये तो बताया हॉटस्पॉट का मतलब क्या होता है? ऐसा क्षेत्र जो जैव विविधता की दृष्टि से बहुत रिच होता है। रिच मतलब बहुत सारी प्रजातियां पाई जाती हैं, वेजिटेशन की भी, और आपके बायोस्फीयर मतलब जीव जंतुओं की भी, वनस्पति की भी बहुत सारी प्रजातियां पाई जाती हैं, और वो जैव विविधता की दृष्टि से संपन्न होता है।
अगली बात और सुनना, फिर वहां उन प्रजातियों का विनाश होना शुरू हो जाता है, तब हम उस एरिया को हॉटस्पॉट डिक्लेयर करते हैं। अब बात आई कि हॉटस्पॉट होता क्या है, तो ये जैव विविधता की दृष्टि से सबसे संपन्न प्रदेश होते हैं। इसीलिए देखो आप कि पृथ्वी की विश्व के 2.3% भाग पे 60% प्रजातियां रहती हैं। मतलब ये जैव विविधता की दृष्टि से संपन्न प्रदेश होता है जहां जैव विविधता बहुत ज्यादा होती है। 2 नंबर हमारा होता है हिमालय क्षेत्र। हिमालय क्षेत्र को हॉटस्पॉट डिक्लेयर किया गया है क्योंकि यहाँ पे भी विश्व की बहुत सारी डेंजरियस जो डेंजर्ड स्पीसीज होती हैं वो रहती हैं। हाँ, एक हमारे पश्चिमी घाट व श्रीलंका, ये एक हॉटस्पॉट के भाग हैं दोनों। और एक आपका होता है सुंडालैंड। सुंडालैंड सुंडालैंड का मतलब समझ गए क्या आप? सुंडालैंड हॉटस्पॉट जो है ना, वो सुंडा जल संधि, सुंडा द्वीप, हिंद महासागर का। और इसमें हमारे भारत का निकोबार शामिल होता है। निकोबार द्वीप शामिल होता है। इसमें आपके लिए काम के सवाल वैसे सीधे सीधे तो दो ही हैं कि विश्व में टोटल हॉटस्पॉट कितने? 36। एक बात। दूसरी बात, हॉटस्पॉट शब्द सर्वप्रथम किसने दिया? नॉर्मन मायर्स ने। और भारत में कितने हॉटस्पॉट के क्षेत्र हैं? 4 के। भारत में कितने हॉटस्पॉट के क्षेत्र हैं? 4 के। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बात होती है। इतनी बातें बताओ क्लियर होगी क्या? इतनी बातें क्लियर हैं। अब हम चलते हैं जैव विविधता संरक्षण। भाई भारत में जैव विविधता का संरक्षण, तो जैव विविधता का संरक्षण 2 प्रकार से किया जाता है। एक तो जो जहां है वहीं उसको हम प्रोटेक्शन दे, वहीं हम उसका संरक्षण करें, तो उसको कहते हैं स्थानीय संरक्षण। मतलब जो जहां है वहीं पे हम उसको प्रोटेक्शन देंगे, या यानी कि आप कह सकते हो इन सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू कंजर्वेशन साइट के ऊपर, सिचुएशन के ऊपर। और इसमें सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट जो होते हैं वो होते हैं राष्ट्रीय पार्क। अभी हमारे देश में 107 नेशनल पार्क हैं। आप बताओगे 107वां नेशनल पार्क का नाम क्या था? ओके, एक बात। दूसरी, वन्य जीव अभ्यारण्य, पूरे देश में कितने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये आप कमेंट करें। फिर आपके होते हैं बायोस्फीयर रिजर्व, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। जैसे मान लो इसमें क्या है, किसी जीव को खतरा उत्पन्न हो रखा है, तो उसको जाओ जहां वो रहता है वहीं पे प्रोटेक्शन देंगे। तो ये स्थानीय संरक्षण है, उसके स्थान पे ही। और जैसे एक आपका होता है पवित्र उपवन, आपने सुना होगा, 10th क्लास में पढ़ा भी होगा, सेकर्ड ग्रोवर्स। सेकर्ड ग्रोवर्स, पवित्र उपवन का मतलब होता है जैसे हम धार्मिक दृष्टि से जोड़ में दोक वगैरह नहीं लगा के आते हैं क्या, तो उन पेड़ों को नहीं काटते, इस प्रकार का हम डिक्लेयर कर देते हैं। और एक हमारे प्रोटेक्शन होता है बाह्य स्थान संरक्षण। इसमें क्या होता है, जहां वो जीव रहता है वहां उसको प्रोटेक्शन नहीं दिया जाता, उसको अलग जगह ले जाके और वहां प्रोटेक्शन दिया जाता है। जैसे किसी को बचाना है, उसका बीज बचाएं हम, तो उसके लिए हम क्या बनाएंगे? बीज बैंक। हाँ, बीज बैंक, उसके बीज को प्रोटेक्शन दें।
ऐसा कर सकते हैं। जीव जंतुओं की बात आ रही है तो जीन बैंक, जैसे आपको पता होगा पहले अफ्रीका में एक आखिरी सफेद राइनो था, उसकी मृत्यु होने से पहले उसके स्पर्म को रिजर्व कर दिया और फिर उससे आगे का प्रोडक्शन किया गया। तो इस प्रकार की हम कर सकते हैं बीज बैंक, जीन बैंक। और एक काम जैसे निम्न तापीय संरक्षण, निम्न तापीय संरक्षण, इसको आप कैसे समझोगे कि जैसे हम कहें तो क्रायोप्रिजरेशन, प्रिजरेशन, कोई एक दो नंबर है कोमल, दूसरी पहली दूसरी क्लास है। हाँ, निम्न तापीय संरक्षण मतलब आप फ्रीजर में ठंडे में लगा के किसी चीज को सेव कर दो, इस प्रकार की बात। और इसके अलावा आपके और क्या डेवलप किए जाते हैं, वनस्पति उद्यान, बॉटनिकल पार्क नहीं बना देते हैं, बॉटनिकल पार्क बना देते हैं। अच्छा, आपके वृक्ष उद्यान बना देते हैं, वृक्ष उद्यान, जीव उद्यान, आपने पढ़ा भी होगा कि हमारे इसको जीव उद्यान डिक्लेयर किया गया है। और आपके चिड़ियाघर बना देते हैं, चिड़ियाघर, चिड़ियाघर को जंतुआलय भी कह देते हैं, जंतुआलय, जंतुआलय भी कह देते हैं। तो ये सारे आपकी बातें होती हैं। यहां से आपका एक क्वेश्चन बन सकता है कि जैव विविधता के संरक्षण के लिए स्थान संरक्षण कौन से हैं और बाह्य स्थान संरक्षण कौन से हैं। हाँ, ये हमारी कुछ बातें हैं, आपको समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, एक तो मुझे ये कमेंट करें। दीपक मलिक, आपको तो करवाएंगे, टेंशन क्यों ले रहे हो, चिंता मत करो। हाँ, हम्म, चलें अगली बात पे। अब हमारी बात आएगी एक नंबर। एक नंबर कहां से आएगी, इससे। या आपने कमेंट नहीं किया 107वां 107वां नेशनल पार्क कौन सा था, अभी तक तो किया नहीं है। ओके, अब आप आ जाइए राष्ट्रीय पार्क, नेशनल पार्क। अब हम भारत की बात करें तो नंबर एक बात तो यह है कि केंद्र सरकार घोषित करती है, मतलब डिक्लेयर करती है, और इसके ऊपर जो खर्चा होता है वो केंद्र सरकार करती है। बेटा एक दो बार बिना बिना तो याद नहीं रहेगा। पवित्र उपवन क्या होते हैं बेटा, हमारे आपके गांव में ऐसी जोड़ी नहीं है क्या, जोड़ी जिसके अंदर मतलब पेड़ के नीचे हम वो कोई बाकली बुकली बना के दोक लगा के आते हैं, या कोई हमारे मतलब, हाँ ओके, नहीं भाई कुलदीप, हाँ, इस प्रकार के वन जो हमारे धार्मिक दृष्टि से पवित्र वन होते हैं उनकी बात है। हाँ, गोलू ने एकदम सही बताया भाई, सिमलीपाल नेशनल पार्क ओडिशा। लेकिन इसने भी गूगल किया लगता है, बता रहे गोलू, गूगल किया कि वैसे ही बताया। हाँ, चले अगली बात पे। आपके राष्ट्रीय पार्क क्या होते हैं, केंद्र सरकार घोषित करती है, बजट केंद्र सरकार देती है। दूसरी बात, ये वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, ये वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत स्थापित किए जाते हैं। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, इसी रूल के अकॉर्डिंग, इसी एक्ट के अकॉर्डिंग राष्ट्रीय पार्क डिक्लेयर किए जाते हैं। ओके, इनकी घोषणा करता है, किसको करेंगे,
जो क्षेत्र पारिस्थितिकी दृष्टि से समृद्ध हो मतलब रिच एरिया, जहां पारिस्थितिकी दृष्टि से बहुत ज्यादा आपके रिच एरिया मिले, वनस्पति के जीव जंतुओं की वैरायटी, प्रकार, प्रजाति मिले। हाँ, गोलू ने ईमानदारी से लिखा, बोले सर गूगल से सर। हाँ तो वो गूगल से इसलिए हो जाता है ना, आपने ऐसे पूछ लिया 107वें का नाम बताओ, तब गूगल बता देगा, नहीं तो नहीं बताता। हाँ ओके बेटा, आपकी ईमानदारी तो ठीक है कम से कम। हाँ ये सब पवित्र वन होते हैं तो जो जिनकी हम पूजा करते हैं। हाँ अगली बात पे आई, राष्ट्रीय पार्क में पर्यटन को छोड़कर मानवीय हस्तक्षेप नगण्य मतलब मनुष्य कोई काम नहीं कर सकता। छोड़ के पर्यटन को, आप घूमने जा सकते हो नेशनल पार्क में, बाकी कुछ नहीं कर पाओगे वहां। वहां आप किसी पेड़ का पत्ता भी नहीं तोड़ सकते। वहां कुत्ता घूम रहा है तो उसको भी आप नहीं मार सकते, ये भी नियम है इसमें। हाँ यहां चाहे कोई भी हो, इसमें जंतुओं का शिकार पूर्णतया वर्जित। अच्छा केवल उनका नहीं, जो जीवों को प्रोटेक्शन है, मतलब किसी का भी नहीं। आप वहां बकरी का भी शिकार नहीं कर सकते, कहने का मतलब ये है। आप उसको किसी को भी मतलब कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि वो वहां का इकोसिस्टम है, पारिस्थितिकी तंत्र है। ओके अगली बात आपको याद रखना है, पशु चारण पर भी पूर्णतया प्रतिबंध। मतलब आप पशु भी नहीं चरा सकते नेशनल पार्क में, भेड़ बकरी भी नहीं चरा सकते, कुछ भी नहीं, वहां जो भी है वो नेचुरली होगा। ये बहुत जरूरी बात है। और भारत में कुल नेशनल पार्क, भारत में कुल नेशनल पार्क 107 और 107वां नेशनल पार्क जो है वो अभी अप्रैल 2025 में बना है, सिमलीपाल ओडिशा। सिमलीपाल पहले टाइगर रिजर्व था क्या रे, सिमलीपाल उड़ीसा को बनाया गया है। हाँ 107वां सिमलीपाल ओडिशा है, सिमलीपाल ओडिशा। 107वां जो है वो सिमलीपाल ओडिशा है। हाँ चलो और कोई बताओगे। अब भारत के प्रमुख नेशनल पार्क की ओर चले, चले क्या, टाइम ही हो गया, ये क्या हुआ। तो कल हम बात करेंगे नेशनल पार्क की। अभी के लिए आप मुझे एक बात बताएं,